आज का हमारा विषय है राजनीतिक विकास। राजनीति का ही विकास राजनीतिक विकास कहलाता है। विकास की एक प्रक्रिया जब विकासशील राज्य विकसित राज्यों की विशेषता ग्रहण करने लगे तो उसे राजनीतिक विकास कहते हैं। तो यह राजनीतिक विकास की अवधारणा हमारे समाज में कब विकसित हुई, किस तरह से विकसित हुई और इस अवधारणा के बारे में कब सोचा गया। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति से विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार पैदा हुए। औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को बदल दिया। तो जिन समाजों में पहले औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की राज्य क्रांति से जो प्रभावित हुए, वो धीरे धीरे विकास के मार्ग पर आगे चले गए और वो विकसित राज्य कहलाए। उस समय भारत से कई अनेक ऐसे देश थे, एशिया और अफ्रीका के कई ऐसे देश थे जो उपनिवेश थे और उनका बहुत अधिक आर्थिक शोषण हो रहा था। जब उन देशों को स्वतंत्रता मिली, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, तब उसके बाद उन देशों में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था ने जन्म लिया और किस तरह से राजनीतिक विकास वो करने लगे, किस तरह की संस्थाओं ने राजनीतिक संस्थाएं वहाँ पैदा हुई, इस पर कई अध्ययन हुए। उस समय ये जो विकसित राज्य थे, इन यूरोपीय राष्ट्रों को एक आदर्श के रूप में, एक रेफरेंस के रूप में, एक संदर्भ के रूप में माना गया कि इनके जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक संदर्भ है और क्या विकासशील राज्य इस संदर्भ या इस आदर्श व्यवस्थाओं के अनुरूप वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, इसका अध्ययन जो है कई राजनीतिज्ञों ने किया और ये राजनीतिक विकास की विचारधारा तब से उत्पन्न हुई। साधारण शब्दों में कुछ हम विशेषताओं के आधार पर राजनीतिक विकास को समझा सकते हैं कि किसी भी देश में राजनीतिक विकास कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो विशेषता है वो विशेषता है लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र, राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र का विकास। जिस किसी भी देश में, राष्ट्र में लोकतंत्र का विकास हो जाए उसे हम राजनीतिक विकास कहेंगे। जनता का राज जनता के लिए और जनता के द्वारा। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता। जब किसी देश के या राष्ट्र के नागरिक वहाँ के निर्णयों में, राजनीतिक निर्णयों में अपनी सहभागिता, अपनी मतलब भागीदारी निभाए तो उसे हम कहेंगे राजनीतिक विकास हो रहा है। तो जन जन की भागीदारी राजनीति में राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। निम्न से निम्न तक लेवल तक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को का लोकतांत्रिक होना, जैसे कि गांव स्तर तक जितनी भी संस्थाएं हैं, पंचायती राज है, सब लोकतांत्रिक होना, राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक होना। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो बढ़ती हुई संख्या है ये भी राजनीतिक विकास की विशेषता है। जागरूकता में वृद्धि। जब तक किसी भी राष्ट्र के नागरिक अवेयर नहीं होंगे अपने ड्यूटीज को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अगर किसी देश के नागरिक जागरूक नहीं हैं तो वो राजनीतिक विकास नहीं कहलाएगा। अगर वहाँ जागरूकता में वृद्धि है तो इसका मतलब वहाँ राजनीतिक विकास है। नेक्स्ट और लास्ट, स्वतंत्र संचार अधिकारों की व्यवस्था। मीडिया को, किसी भी देश की मीडिया को, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्रों का, सबकी जो स्वतंत्रता है जिससे कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके, ठहरा सके और सही आलोचनात्मक उनका मूल्यांकन कर सके राजनीतिज्ञों का या किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का। तो ऐसा देश जो है वो वहाँ राजनीतिक विकास कहलाएगा। राजनीतिक विकास से संबंधित जो अध्ययन शुरू हुए थे वो 1960 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में शुरू हुए थे और लुसियन पाई जिन्होंने म्यांमार जो है वहाँ राजनीतिक विकास का अध्ययन किया था
और विनर ने भारत में सामाजिक विकास का अध्ययन किया था। लुसियन पाई को पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी के फादर कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। हु इज द फादर? लुसियन पाई। लुसियन पाई राजनीतिक विकास सिद्धांत के पिता है। जब लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को परिभाषित किया तो सबसे पहले उन्होंने एक परिभाषा दी थी, और वो परिभाषा थी राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति का मिश्रण एवं जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुसार बनाना और सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। हालांकि ये परिभाषा उन्होंने वापस ले ली थी, परंतु राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और फिर उसके बाद लोकतंत्र। तो वो कहते हैं जीवन के जो पुराने प्रतिमानों को है अब नई मांगों के अनुसार बनाना है और साथ ही सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। फिर उन्होंने पुनः इसे परिभाषित किया और कहा कि राजनीतिक विकास जो है राजनीतिक व्यवस्था की उस अवस्था का नाम है जब संपूर्ण जनसंख्या के स्तर पर समानता की भावना, राजनीतिक व्यवस्था स्तर पर कार्य निष्पादन क्षमता पैदा हो जाए और राजनीतिक संरचनाओं का विविधीकरण या विशेषीकरण हो जाए, तो ऐसी स्थिति राजनीतिक विकास कहलाती है। तो पाई ने जो राजनीतिक विकास के जो लक्षण बताए हैं वो 3 लक्षण जो हैं, वो पहला लक्षण जो है वो है समानता। दूसरा है सरकार के संदर्भ में, संपूर्ण जनता के संदर्भ में तो इक्वलिटी हो गई, और सरकार के संदर्भ में कैपेसिटी हो गई, और संरचनाओं के संदर्भ में विभेदीकरण हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से आमंड एक परिभाषा देते वो तो कहते हैं राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का बढ़ता हुआ विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बदलता हुआ लौकिकीकरण है। राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और लोगों की भावनाएं, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति बहुत अधिक भावनाएं जो है, जागरूक भावनाएं पैदा हो जाए, और राजनीतिक संरचनाओं के विभेदीकरण को हम इसी के दौरान आगे समझते हैं। राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण लक्षण जो पाई ने दिए हैं उसमें सबसे पहला है वो है समानता या इक्वलिटी किसे कहते हैं। समानता या इक्वलिटी का मतलब होता है राजनीति में समान और लोकप्रिय भागीदारी, जनता की, नागरिकों की सक्रिय नागरिकता, लोकप्रिय शासन राजनीतिक विकास के चर का गठन करते हैं। एक तो समान और लोकप्रिय भागीदारी, सक्रिय नागरिकता और लोकप्रिय शासन राजनीतिक विकास के चर का गठन करते हैं। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान और वस्तुनिष्ठ आवेदन की अवधारणा शामिल है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों की व्यवस्था की गई है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजबूत हो, चाहे कमजोर हो, सभी इसमें शामिल है। इसमें योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक भर्ती की अवधारणा भी शामिल है। ऐसा नहीं भाई भतीजावाद नहीं है, इसमें नेपोटिज्म नहीं है, न कि वैचारिक विचार पर है, बल्कि योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक भर्ती भी समान रूप से इसमें शामिल होती है। तो कहने का तात्पर्य है सभी नागरिकों को समान रूप से जहाँ अधिकार मिलता है, तो ये है इक्वलिटी की भावना, इक्वल एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन and active citizenship and popular rule constitute the variables of political development. It also involves the concept of equal and objective application of law to all citizens. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, मतलब जो लक्षण है दूसरा जो लुसियन पाई ने लक्षण बताया है वो दूसरा है क्षमता, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम टू अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सोसाइटी
थ्रू इट्स आउटपुट। मतलब राजनीतिक प्रणाली अपनी कार्य क्षमता से समाज व आर्थिक जीवन को कितना प्रभावित करती है, जो नीतियां जनता के लिए बनाई गई है वो कितनी प्रभावी है और कितनी सही है, और उसको लागू करने में प्रशासन कितना तार्किक और लोकतांत्रिक है, ये उसकी क्षमता का परिचायक है। ये राजनीतिक विकास का परिचायक है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली जो है किसी विशेष धर्म, जाति, प्रजाति, समुदाय या समूह के लिए तो नहीं है। मतलब जो भी उन्होंने सोशल पॉलिसीज बनाई है वो बराबर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और इसका लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये और कितनी दक्षता से लागू की जाती है, और ये अपने निर्णयों को कितना प्रभावी तरीके से लागू करती है और नियंत्रण भी कितना प्रभाव तरीके से करती है। तो ये सब चीजें इस क्षमता के अंतर्गत आती है। राजनीतिक प्रणाली की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। हाउ मच गवर्नमेंट कैपेसिटी एंड कंडीशन दैट अफेक्ट सच परफॉर्मेंस। फिर इसमें जो है नेक्स्ट बात है वो है विभेदीकरण या विशेषीकरण। संरचना का विभेदीकरण और विशेषीकरण बात करते हैं हम। ऑफिस और एजेंसीज, ऑफिस और एजेंसीज को सीमित और विशिष्ट कार्य सौंपे जाए ताकि वास्तव में सरकार का श्रम विभाजन कहते हैं इसको। एकीकरण के साथ विभेदीकरण का मतलब खंडीकृत होना नहीं है, मतलब अलग अलग इकाइयों का अलग अलग रूप से कार्य करना नहीं है, बल्कि उनमें सामंजस्य होना चाहिए, उनमें एकीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। सबको अलग अलग काम सौंप दिए पर कोई इधर जाए कोई उधर जाए और उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं होगा तो क्या होगा, सब खंड खंड हो जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि उनके बीच में जो है वो एक यूनिटी होनी चाहिए, उनके बीच में एक इंटीग्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब कौन सी संरचना, सरकार की कौन सी इकाई कौन सा कार्य करेगी, तो ये सब संरचना के अलग अलग इकाइयों में कार्य सौंपे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कानून कौन बनाएगा, उसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका, न्याय कौन करेगी, न्यायपालिका। साथ ही उनमें एक अच्छा सामंजस्य हो, अगर उनके बीच में सामंजस्य अच्छा होगा, तीनों जो विशेषताएं उनमें, तो क्या होगा, वो देश जो है वो विकसित होगा। अगर ये तीनों विशेषताएं जिस किसी भी देश में होगी पूरी तरह से डेवलप, तो वो राष्ट्र विकास या विकसित राष्ट्र कहलाएगा, वहां राजनीतिक विकास हो गया है। अगर जिस किसी भी राष्ट्र में ये तीनों लक्षण का विकास हो रहा है तो वो विकासशील होगा, और अगर तीनों विशेषताएं या लक्षण नहीं है तो वो पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य समझ गए आप, राजनीतिक विकास जहाँ समानता हो, जहाँ राजनीतिक प्रणाली में क्षमता हो, और साथ ही साथ वहाँ उनके बीच में विभेदीकरण हो, कार्यों का बंटवारा बहुत ही समझदारी के साथ अलग अलग इकाइयों को बांट दिया जाए, परंतु साथ ही साथ उनमें एकीकरण, एक इंटीग्रेशन हो, तभी वो जो है वो कहलाएंगी राजनीतिक विकास, उस देश का राजनीतिक विकास होगा। राजनीतिक विकास के कुछ संकट भी हैं, 6 संकट है जो पाई ने बताए, जो उन्होंने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। तो सबसे पहला वो संकट बात करते हैं पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, आत्म परिचय या देशभक्ति का संकट। किसी भी राष्ट्र में व्यक्ति की पहचान, उसकी पहचान किसी जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, राज्य के या प्रजाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो उस देश में पहचान का संकट है। अगर वो कहे, कोई कहे कि मैं जो हूँ राजस्थानी हूँ, मैं जो हूँ महाराष्ट्रियन हूँ, तो वो क्या है, पहचान का संकट है। अगर हम ये कहें कि हम भारतीय हैं तो हमारा राजनीतिक विकास हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रनीति की भावना लोगों के अंदर विकसित होनी अनिवार्य है। मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, उन सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है। तो ये पहचान का संकट जो है वो राजनीतिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। कोई भाषा से पहचाना जाए कि भाई भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान हो तो वो पहचान का संकट कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैधता का संकट।
क्राइसिस ऑफ वैलिडिटी। अगर किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा राजनीतिक प्रणाली द्वारा बनाए गए जो भी आदेश है, जो नियम है, अगर वो सर्वमान्य रूप से स्वीकृत होते हैं और लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम कहते हैं कि जनता के द्वारा कानूनों पर उनकी आस्था है, श्रद्धा है, राजनीतिक दल के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के लिए बनाए गए और उसके प्रति वो एक वैधता, वैलिडिटी दे देते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करके, सहमति प्रकट करके। तो हम अगर न करें तो उसे हम कहेंगे वैधता का संकट। नेक्स्ट है प्रविष्टि का संकट। प्रविष्टि का संकट का तात्पर्य है कि जहां जमीनी स्तर तक अगर लोकतंत्र का विकास न हो, मतलब केंद्र से शुरू होकर गांवों के निम्नतम स्तर तक अगर जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में अगर लोकतंत्र न हो, अगर वहाँ भाई भतीजावाद हो, वहाँ जो चयन हो राजनीतिक दल में सदस्यों का वो भाई भतीजावाद के आधार पर या परिवार के वाद के आधार पर हो, तो वहाँ जो संकट है वो प्रविष्टि का संकट कहलाएगा। चाहे गांव स्तर हो, चाहे दबाव समूह हो, चाहे पंचायत स्तर हो, सभी स्तरों पर जो है अगर लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का चयन होता है और कार्य भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है, तो हम कहेंगे डेमोक्रेटिक वे में अगर सब कुछ होता है तो प्रविष्टि का संकट नहीं है, अदरवाइज वहां प्रविष्टि का संकट कहलाएगा। नेक्स्ट है सहभागिता का संकट, क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। व्यक्ति यदि नियमों के निर्माण में और नियमों के क्रियान्वयन में अगर उनकी भागीदारी होती है, तो अगर भागीदारी न हो तो सहभागिता का संकट कहलाता है। लोगों को यह लगना चाहिए कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मेरी भी बात सुनी जाती है, इस कानून के निर्माण में मेरी भी भागीदारी है, मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ और मेरे भी विचार जो है कुछ मान्यता रखते हैं। तो अगर इस तरह की नहीं हो तो वो सहभागिता का संकट कहलाता है। नेक्स्ट है एकीकरण का संकट। एकीकरण का संकट होता है क्राइसिस ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो विभिन्न गुटों में और राजनीतिक समूहों में या विभिन्न समूहों की मांगों के बीच अगर सामंजस्य स्थापित हो जाता है तब तो वो एकीकरण कहलाता है, अदरवाइज एकीकरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। उनके बीच में विवाद को समाप्त करना, उनके बीच सामंजस्य बिठाना, और अगर न हो सामंजस्य तो एकीकरण का संकट। अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान में भी यही एकीकरण का संकट हमें कांग्रेस सरकार के दौरान देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट और माननीय मुख्यमंत्री के मध्य जो है अभी एकीकरण का संकट हम देख सकते हैं। तो दो गुटों के बीच, दो विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच में, एक ही दल के दो समूहों के बीच में हम एकीकरण के संकट को देख सकते हैं। तो राजनीतिक विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है एकीकरण का संकट। नेक्स्ट है वितरण का संकट, क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी संसाधन हैं किसी भी देश में, पद है, अधिकार है, सम्मान है, यदि उनका योग्यता के अनुसार बराबर बराबर और सही वितरण होता है तो ये संकट पैदा नहीं होता है। और अगर इनका वितरण समान रूप से न हो तो ये वितरण का संकट पैदा होता है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत है, जैसे भारत में दलित सवर्ण है। अगर कोई राष्ट्र इन 6 संकटों से आसानी से निपट लेता है तो वो राजनीतिक विकास कर लेता है, और अगर इनमें से कोई संकट रहता है तो राजनीतिक विकास नहीं कर पाता है। तो ये आपका राजनीतिक विकास का टॉपिक समाप्त होता है।